नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सन रे पे। मैं आपका एजुकेटर सुनील रे लेके आया हूँ घटना चक्र की अगली कड़ी। आज का हमारा पहला विषय है सामान्य इतिहास। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? यह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। निम्नलिखित इमारतों में कौन सी इमारत शान फतेहपुरी कही जाती थी? जामा मस्जिद। कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? अकबरी महल। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अकबर द्वारा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी पर आधारित थी। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? यह अकबर के विरुद्ध जारी किया गया था, काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी द्वारा। कथन: अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। कारण: यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया। तो इसका कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजा का। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? अकबर ने। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है फतेहपुर सिकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल। जहांगीर महल स्थित है आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के राज्यकाल में हुआ था। सूची एक, सूची दो। सूची एक सम्राट, सूची दो उनके मकबरे। बाबर का मकबरा काबुल, अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा लाहौर, शाहजहां का मकबरा आगरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सूची एक, सूची दो। बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है। अकबर का मकबरा सिकंदर में है। हुमायूं का मकबरा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा दिल्ली में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अकबर के काल में भारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? वह है फैजी। निम्नलिखित में किसने भारत का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत की फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज़मनामा। 16वीं शताब्दी में संपन्न भारत का फारसी अनुवाद कहलाता है रज़मनामा। रज़मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। निम्नलिखित में किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था वह था हरि विजय सूरी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरि विजय सूरी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? अकबर के शासनकाल के दौरान। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति था
रॉल्फ फिंच। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये पहले से ही सही क्रम में व्यवस्थित है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में। जहांगीर से जुड़े कुछ प्रश्न। दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ये जहांगीर द्वारा शुरू की गई थी। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासन के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? ये जहांगीर के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? विलियम हॉकिंस को। निम्नलिखित में कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो इसका कोई भी कूट सही नहीं है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस को। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रॉ भारत आया था, किसके शासनकाल में? वह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रॉ किस वर्ष भारत आए थे? ये 1615 में भारत आए थे। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? थॉमस रॉ। जहांगीर ने थॉमस रॉ को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर। निम्नलिखित विदेश यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिच, सर थॉमस रॉ और निकोलसन डाउंटन। तो इनका सही क्रम हो जाएगा रॉल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, निकोलस डाउंटन, सर थॉमस रॉ। इसका उत्तर हो जाएगा ए। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ये था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर और बाबर दोनों का ही मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर का मकबरा हमें अफगानिस्तान में मिलता है, वहीं जहांगीर का हमें पाकिस्तान में मिलता है। बाबर का मकबरा वहीं हमें अफगानिस्तान काबुल में मिलता है। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? उन्हें लाहौर में दफन किया गया था। निम्नलिखित में किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? जहांगीर। मुगल चित्रकार किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के राज्यकाल में। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर। निम्नलिखित चित्रकारों में से किस जहांगीर ने नादिर उस जमा की पदवी दी थी? अबुल हसन। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई? ये की गई थी मंसूर को। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी? जहांगीर ने। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? आसफ खां, खुर्रम, महाबत खां, खुसरो। तो इनमें खुर्रम, महाबत खां और खुसरो द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? वह जहांगीर का पुत्र था। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। इत्मादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये नूरजहां द्वारा बनवाया गया था, अपने पिता का मकबरा। पर्चिकारी पियोत्रा द्वारा निम्न में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूल की नक्काशी करना।
सूची 1 निर्माता, सूची 2 स्मारक। बाबर, बाबर जहां मस्जिद संभल। हुमायूं, दीन पना। अकबर, जहांगीरी महल। जहांगीर, अकबर के मकबरे को पूर्ण पूर्ण करवाना। इसका उत्तर हो जाएगा ए। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। निम्नलिखित में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? अकबर का मकबरा, सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा, शाहदरा, शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सिकरी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा, अजमेर। तो इसका उत्तर डी सही सुमेलित नहीं है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। शाहजहां से जुड़े कुछ प्रश्न। ऊपर दिए गए मानचित्र को छायाचित्र क्षेत्र दर्शाता है। शाहजहां का साम्राज्य। ईरान के शाह और मूल शासकों के बीच जड़ क्या थी? कांधार। कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। सामरिक महत्व के केंद्र की दृष्टिकोण से स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? कविंद्राचार्य। शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्क और बंदकशां में एक मित्र शासक को लाना। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था? कलीम। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? शाहजहां। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। सूची 1 स्मारक, सूची 2 निर्माता। अलाई दरवाजा दिल्ली का निर्माता अलाउद्दीन खिलजी था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा निर्मित किया गया था। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां द्वारा और मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? शाहजहां। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? शाहजहां। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था? शिर ए अकबर। शिर ए अकबर के लेखक थे दारा शिकोह। अधोलिखित में से कौन एक दारा शिकोह की रचना है? यह है मजमउल बहीन। अगला प्रश्न, दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है? ये थे ए एल श्रीवास्तव। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया था दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? शाहजहां। निम्नलिखित में कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? औरंगजेब। औरंगजेब से जुड़े कुछ प्रश्न। कथन, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ कारण ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया। इसमें जो कथन है वो गलत है, जो कथन है वो सत्य है परंतु कारण गलत है। निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? यह औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया। निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम में
व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध, जजाऊ का युद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2134। औरंगजेब के जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के अंतर्गत धर्मत में युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, सुलेमान शिको। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्लभ कर दी थी? अकबर ने। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? जय सिंह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ये औरंगजेब को कहा जाता है। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो भारत आने वाला जो था वो था पीटर मुंडी, जो शाहजहां के काल में आया था। परंतु ऐसा कोई भी इस प्रकार का औरंगजेब के टाइम कोई भी यात्री भारत नहीं आया था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय प्राप्त किया था वह थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? 1686 में। 1688 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले का प्राधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? वह था अबुल हसन कुतुब शाह। दिया गया मानचित्र निर्दिष्ट करता है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। मुगल सम्राट जिसके सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम है औरंगजेब। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। बीबी का मकबरा का निर्माता था औरंगजेब। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रबिया उद दौरानी का मकबरा। निम्नलिखित में कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? मेहरुनिसा। औरंगजेब ने किसको सही बात उस जमाने की उपाधि प्रदान की? जहांआरा। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। मुगल कालीन प्रशासन से जुड़े कुछ प्रश्न। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? सरकार। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मीर बख्शी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। अभिकथन। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। इसका कथन और कारण दोनों सत्य है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी है। निम्नलिखित में किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? मनुची को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहदी वह घुड़सवार सिपाही था जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट की जिसकी आसन कर्नल था, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। इन कथनों में से जो कथन सही है वह केवल 1, 2 और 3, चौथा कथन गलत है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। निम्नलिखित बातों में कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था।
ये सत्य नहीं है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो इसका कथन केवल 1 और 3 सही है। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। इसका ना तो कथन 1 सही है और ना ही कथन 2 सही है। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वह था अकबर जहांगीर। मुगल प्रशासन में मदद माश इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। मनसबदारी व्यवस्था में के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसबदारी का पद पैतृक था, तो उसका कथन केवल 1 सही है। मनसबदारी का पद जो था वो पैतृक नहीं था। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, परंतु जो कारण है वो कथन को स्पष्ट नहीं करता है। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासनकाल के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे, उनका वर्गीकरण होता था। तो इसके जो दोनों ही कथन सही हैं। सूची 1 अधिकारी, सूची 2 विहित कर्तव्य, दीवान ए तन जागीर व वेतन को देखना, मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने के लिए विकियानविश प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। कथन अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्के के प्रचलन की नियमित करने का प्रयास किया। कारण शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो ये कथन कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित राजाओं में किसे राम सीता की आकृति और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए अकबर ने की चलाए? मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? अकबर। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? हल की संख्या। निम्नलिखित में किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राज बवाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया? तो यह था शाहब नहर। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला से जुड़े कुछ प्रश्न। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण उपयुक्त तो सभी सत्य है। चित्रकला में मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? कालीघाट। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद द्वारा।
दसवंत और दसावन वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। अकबर यूरोपीय चित्रकार यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर। निम्नलिखित में कौन जहांगीर चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब्दुल समद, अब्दुल हसन, अका रिजा, मीर सैयद अली। तो इसका कथन जो है 2 और 3 सत्य हो जाएगा, अबुल हसन और अका रिजा। मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की? जहांगीर। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? जहांगीर। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? ये चित्रकला। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला। निम्नलिखित में कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? वीणा। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है तोरी। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास के से परीक्षण प्राप्त किया। स्वामी हरिदास के अनुयायी ने कितने संगीत आर्चन केंद्र स्थापित किए हैं? 5। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन, हरिदास, सूरदास, विलास खान। तो जो शामिल थे वे केवल थे तानसेन और हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो यह थे भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? अकबर। मुगल कालीन साहित्य से जुड़े कुछ प्रश्न। बाबर नामक अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? लेडेन और रस्किन ने। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की? बदायूं, अबुल फजल, अहमद यादगार, इनमें से किसी ने नहीं की। हुमायूंनामा की जो रचना की थी वो गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महाअनंगा। दिल्ली में पुराना किला के सामने खेरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण कराया था महाअनंगा ने। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया था ताजुल माली द्वारा। सूची 1, सूची 2, हसन निज़ामी, ताजुल मासीर, ख्वांदमीर, हुमायूंनामा, मोहम्मद काजीन, अलामगीरनामा, भीमसेन, नुक्साए दिलखुशा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। सूची 1 पुस्तक, सूची 2 लेखक। अलामगीरनामा लिखा गया था। इसके लेखक थे मिर्ज़ा मोहम्मद काज़मी। ताबत अकबरी लिखी गई थी निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा। चहार चमन लिखा गया था चंद्रभवा ब्राह्म के द्वारा। इकबाल नामा जहांगीरी लिखा गया था मोहम्मद खां द्वारा। साथियों, इसी के साथ 6:30 बज चुके हैं और अब समय है भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ प्रश्न हल करने का। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्यात्मक मामले में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय
कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है। स्वप्रेरण पर व्यापक लोकहित के किसी विषय में यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है, तो इसका कथन केवल दो सही हो जाएगा। गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? अनुच्छेद 143। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अनियंत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। सूची 1 वाद, सूची 2 उसके विषय। इसका कोई भी जो कूट है वो सत्य नहीं है, तो हम इस प्रश्न को नहीं करेंगे। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया? अनुच्छेद 355। TDSAT के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेर। निम्नलिखित में कौन चौथी महिला जज है जिन्होंने अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया? जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? L नागेश्वर राव। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहा है? न्यायमूर्ति SK झा। इसका कूट सही नहीं है, हम इस प्रश्न को हल नहीं करेंगे। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? न्याय पहल द्वारा। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोक याचिका PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं, तो इसका कथन केवल दो सत्य है। PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका उत्तर हो जाएगा A। जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? यह उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में ही। जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय भंग मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है, तो उसका कथन और कारण दोनों सत्य है, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है USA। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियवाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? न्यायमूर्ति AS आनंद। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय है भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम से उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस मामले में पाया गया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? कोयला आवंटन घोटाला बाद समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बादासा की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 377। निम्नलिखित कानून के अंतर्गत यह विविध है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। राज्यपाल से जुड़े कुछ प्रश्न। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया था क्योंकि इसका तात्पर्य होता कि वह दूसरा निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो उसका कथन 1, 2, 1, 3 और 4 सत्य हो जाएगा। कथन दूसरा गलत है। राज्य सरकार पर कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? भारत के राष्ट्रपति। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसका कथन 2 और 4 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 157। निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो इसका जो कथन है 1, 3 और 4 सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो ये करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो ये सभी चारों ही कथन सत्य है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना नहीं रह सकता। तो इसका कथन दोनों ही असत्य है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक की पद पर बने रह सकता है? राज्यपाल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत में एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। नियुक्त किया जा सकता है। यह 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उपबंध लाया गया था। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा
नियुक्त किए जाते हैं, यह कथन गलत है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, तो ये कथन एकदम सही है। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। जम्मू और कश्मीर के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में छठे संशोधन द्वारा। भारत के संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया राधाकृष्ण माथुर को। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। जब एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियों और भत्ते होंगे राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार। निम्नलिखित में कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधूरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो कथन केवल 1 और 3 राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं। कथन 2 और 4 उसके संवैधानिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न, राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो इसका कथन 1, 2, 3 और 4 सत्य हो जाएगा। उच्च न्यायालय का परामर्श राष्ट्रपति नहीं मांग सकते, राज्यपाल नहीं मांग सकता, ऐसा कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? अनुच्छेद 200। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? अनुच्छेद 200। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया, उसे पारित करने के राज्यपाल को भेज दिया गया। अब जहां राज्यपाल अनुमोदित देता है वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 213। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 213। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है राज्य की विधायिका द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 213। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, वे विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। उसका कथन केवल 1 और 3 सत्य है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, वह मृत्यु दंड पर रोक लगा सकता है, परंतु मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। कथन, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों के कारण पदच्युत किया जा सकता है। तो इसका कथन गलत है परंतु कारण गलत है। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर दीवानी मामलों में वाद चलाया जा सकता है। किस राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई स्थगित नहीं की जाएगी। किसी राज्य के राज्यपाल की प्रलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये दोनों ही कथन सही हैं। निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं है? मंत्री द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का कोई भी प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? सरोजिनी नायडू। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। किसकी स्मृति में? यह सरोजिनी नायडू की स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पद्मजा नायडू। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था रघुकुल तिलक थे। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसे एक गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो और उसने हाल के पिछले वर्ष में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ये सरकारी आयोग 1983 की का सुझाव था। राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद से जुड़े कुछ प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। इसका उत्तर हो जाएगा 4th डी। भारत में राज्य विधानपालिका स्टेट लेजिस्लेचर का उच्च सदन कौन सा है? विधानपालिका परिषद। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 171। राज्य के दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? ये विधि है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। निम्नलिखित में किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। भारत में किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? अनुच्छेद 159 द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 169। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? अनुच्छेद 169। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें ना ही कथन 1 सही है और ना ही 2। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? यह है कुल सदस्यों का 1/10। अगला प्रश्न,
विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य विधानसभा परिषद के विषय में सही क्या है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है। यह एक स्थायी सदन है, ये भंग नहीं किया जा सकता। 1/6 सदस्य स्थायी संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 2, 3, 4 और 8। 2, 3, 6 और 8। निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता है ये पर समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान 7th संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तमिलनाडु। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसत्तात्मक विधायक नहीं है? एमपी। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। तो केवल 4 बिहार में ही विधान परिषद है। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी? तो इसका कूट गलत है। उस समय 14 राज्यों में से 7 द्विसदनीय विधायिका थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमश हो सकती है 60 तथा 500। निम्नलिखित में कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि वह राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हरियाणा व उत्तरांचल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। इसका जो सही उत्तर है वो केवल 2 है। भारत की किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की सीमाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 170। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु का विहित की गई है 25 वर्ष। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा किया गया था अनुच्छेद 333 में, परंतु अब इसका प्रावधान समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? हिमाचल प्रदेश। राज्य विधानसभा में निर्वाचन का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निहरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? राज्यपाल। विधानसभा के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल द्वारा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा के सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। तो इसका कथन केवल एक सत्य है। विधानसभा के विघटन के बाद उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। राज्य की विधानसभा के सत्रावासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल। भारत की किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य मंत्रिमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियमों का पालन करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसके दोनों ही कथन सत्य हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम चुने। निधन संबंधी उल्लेख, राज्यपाल का अभिभाषण, शपथ या प्रतिज्ञान, मंत्रियों का परिचय। इसका सही क्रम हो जाएगा शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल का अभिभाषण, मंत्रियों का परिचय, निधन संबंधी उल्लेख। इसका उत्तर हो जाएगा बी। राज्य मंत्री विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गण पूर्ति क्या है? 10 सदस्य या कुल सदस्यों का सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति का के नियंत्रणाधीन नहीं है? गृह विभाग। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनका निर्वाचन में भाग लेती है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य। तो इसका कथन जो 1, 3 और 4 है वह सत्य है, कथन दूसरा गलत है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, यह राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? किसी राज्य का विधानमंडल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिक शक्तियाँ, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्त, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसका उत्तर हो जाएगा डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? 3 माह से अधिक तक नहीं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? 4 माह तक। राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने से के पूर्व खुल जाए तो वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 164। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृताओं का प्रयोग करते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 12। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? 6 माह तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निहत्थ हो जाता है भले ही वे कारावास से मुक्त हो चुका हो। इसका ना तो कथन 1 सही है, ना ही कथन 2 सही है। यहाँ 5 वर्ष का दंड नहीं, यहाँ 6 वर्ष का दंड है। तो साथियों, आज की कक्षा में यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।